डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि वर्क इज said to be done when a body displaced in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन मैंने लिखी है आपको, ये डेफिनेशन होती है वर्क की। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी जब डिस्प्लेस्ड होती है तो उसको कहा जाता है कि वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन की अगर डेफिनेशन लिखी जाएगी तो वर्क डन हम क्या लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स into displacement, force into displacement in the direction of force। समझ में आया? सर क्या लिखोगे आप? व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप इस डायग्राम से देखो, एक मिनट में फिनिश कर लूं मेरा, फिर आप अपने जो भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, है ना। एक बार फिनिश कर दूं मैं थोड़ा टॉपिक। जैसे यहां से इस फिगर से बात की जाए, इस फिगर से अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ फ्रॉम फिगर, तो फ्रॉम फिगर में क्या लिखूंगा? W इज इक्वल टू फोर्स क्या हो गया F, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है S, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा FS। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा FS। समझ में आ रही है बात? सीधे सीधे अगर लेक्चर की बात करें तो क्या है? व्हाट इज वर्क डन? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बॉडी जब डिस्प्लेस होती है तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन। ठीक है, नाउ वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप यहाँ देख सकते हो फोर्स कितना लग रहा है F, और इस फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है S, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया FS। ठीक है, बात आई यहाँ तक समझ में? इसके आगे हम बात करें बी पॉइंट। अभी मैं एक बार फिनिश कर लूं, फिर इससे जो भी टॉपिक बोर्ड पे होगा उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप उसमें फिर क्वेश्चन कर लेना, है ना। जैसे आगे बात करते हैं कि भाई इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो आपको आती है बेटा, क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट की भी आपको आती है, क्या होती है? मीटर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। ठीक है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन? द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप इसको। आगे इसकी बात करें कि भाई सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगी? सीजीएस यूनिट क्या होगी? तो न्यूटन जो होता है उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। ठीक है, और मीटर की क्या होती है? सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को बोला जाता है अर्ग। क्या बोला जाता है? अर्ग। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है? जूल। ठीक है, और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है? अर्ग। ध्यान रखना। जूल इजिकल टू कितना होगा? देखो 1 जूल इजिकल टू कितना है? 1 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, 1 जूल इजिकल टू क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। 1 न्यूटन, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं अपन? बोलो। 10⁻⁶ किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। लिख सकते हैं ना। और मीटर को क्या लिख सकता हूं मैं? मीटर को अपन यहाँ पर मीटर कर देते हैं। ठीक है, अब इन सब को अपन को किस में बदलना है? सीजीएस में। तो देखो किलोग्राम को सीजीएस में कितना बोलते हैं बताओ? सीजीएस में किलोग्राम मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम होगी। तो कितना कर देंगे इसको अपन? 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है अपना मीटर का स्क्वायर, तो ये 1 मीटर में हाउ मच सेंटीमीटर? कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 होंगे। तो 100 मतलब 10⁻² कर दूंगा, और ये सेंटीमीटर आ गया और ये स्क्वायर आ गया। सेकंड तो टाइम की जो सीजीएस यूनिट है वो सेकंड ही होती है, तो सेकंड को बदलने की तो जरूरत है नहीं मुझे। तो आप यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? 10⁻³ तो ये हो गया, और ये 2 2 जा 4, तो 3 + 4 ही आ गया। ये आ गया ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 10⁻⁷, और ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर क्या होता है? अर्ग। तो ये आ गया अर्ग। तो 1 जूल जो होता है आपका,
ये भी आप ध्यान याद रख लेना कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है। ठीक है, और भी यूनिट आपको मिल सकती है, जैसे कहीं पर मिल सकता है 1 किलो जूल, तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू कितना होगा 10⁻³ जूल। ठीक है, आपको मिल सकता है 1 मेगा जूल, मेगा जूल, तो मेगा जूल इज इक्वल टू कितना हो सकता है 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक आ गए अपन। एक सी पॉइंट इसमें और ऐड कर दूंगा कि वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी यूनिट्स डायमेंशंस बनानी मैंने आपको सिखाई हुई है। अगर मैं इसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहूँ वर्क की, तो कितनी आएगी? ये हर्षित बोल रहा था अभी बीच में, कितनी आएगी हर्षित? ये सब वर्क हाँ की बोलो बेटा, हाँ आप बता दो, बोलो क्या कि आएगी? M1 m1, वेरी गुड। फिर L L2 l2 और t⁻²। T-2। ये इसकी डायमेंशनल इक्वेशन आ गई। तो अभी अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी तो अपन बिल्कुल जो इसका बेसिक पार्ट है उस पर है। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम आगे सर बढ़ते ये जाएंगे। कैसे बनाया? ये तो सिखाया था ना फर्स्ट चैप्टर में, आपने नहीं करा था कि स्टडीज को? जैसे ये किलोग्राम है, देखो किलोग्राम की पावर कितनी आ गई 1। ठीक है बेटा, मीटर और मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो मीटर की पावर कितना आ गई 2, और सेकंड को ऊपर लेके जाऊंगा तो सेकंड की पावर कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, ये आया एंगल समझ में, ये चीज समझ में आई? किलोग्राम की पावर 1, यस मीटर की पावर 2 हो गई, सेकंड को ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 हो जाएगी। देखो किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की। मास की स्पेलिंग किससे चालू होती है? एम से। तो यहाँ पर एम आ गया, तो एम इस किलोग्राम की जगह एम रख दिया तो एम की पावर 1 हो गई। समझ में आया? मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। लेंथ की स्पेलिंग किससे चालू होती है? एल से। तो यहाँ पर कितना लिख दिया? एल लिख दिया। मीटर की जगह कितना लिख दिया? एल लिख दिया। और इसी तरह से जो सेकंड है वो किसकी यूनिट है? टाइम की। तो टाइम के लिए टी, और टी की पावर -2। आ गया समझ में? ठीक है, यस सर। तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, उसके बाद आप में से जिसको भी बोर्ड पे जो है अभियान, उसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो फिर आप उससे क्वेश्चन करना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया वर्क होता क्या है। वर्क डन और वर्क एक ही बात है। कोई कहे वर्क डन या कोई कहे कि वर्क, तो आपको सेम है, आपको बस उसका आंसर करना है। ठीक है, तो आप कैसे आंसर करोगे? आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वर्क डन। ठीक है, सो व्हाट इज, अच्छा वर्क थर्मोडायनेमिक्स में अलग होता है। ठीक है, मैकेनिक्स में, ये जो अपन स्टडी कर रहे हैं ये मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स में वर्क डन क्या होता है? व्हाट इज अ वर्क डन? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जहां फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन में बॉडी जब डिस्प्लेस्ड होती है तो उसको बोला जाता है वर्क डन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। अभी आगे में और भी इसको सॉल्व कराऊंगा। फिर वर्क डन का अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया W इजिकल टू एफ एस। तो पहला फॉर्मूला हमें मिला है यहाँ पर कि W इजिकल टू क्या होता है? एफ एस होता है। ध्यान रख लेना, वर्क डन इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़े तो इसकी एसआई यूनिट निकालनी है अपन को। तो एसआई यूनिट कैसे निकालोगे? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो क्या आ गया? न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और न्यूटन इंटू मीटर को ही बोला जाता है जूल। ये लिख दिया जूल। ठीक है, समझ में आया? न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल होता है। जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से। तो ये तो इसकी एसआई यूनिट आ गई वर्क डन की। सीजीएस यूनिट क्या होगी वर्क डन की? तो सीजीएस यूनिट कैसे होगी? न्यूटन की होती है डाइन, मीटर की होती है सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे अपन? डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है? अर्ग होती है ना। आगे बढ़े, हमने कन्वर्ट करके, कन्वर्ट करना मैंने आपको यहाँ पर सिखाया कि भाई 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं ये पता करते हैं। तो 1 जूल इजिकल टू कितना होता है? 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम इंटू मीटर अपन सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया अपने पास? 1 जूल इजिकल टू 10⁻⁷ अर्ग। डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है तो ये भी मैंने आपको बताया, इस तरह से डायमेंशनल इक्वेशन है वर्क डन की, m1 L2 T-2। आगे बढ़े, ठीक है, तो किलो जूल आपको मिल जाए तो किलो जूल को जूल में बदलोगे तो क्या करोगे? 10⁻³ जूल आ जाएगा। मेगा जूल आ गया तो 10⁻⁶ जूल कर देना। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब क्या हो रहा है इसमें कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंगल पे। हाँ एंगल पे हो रहा है।
इस तरह से इसको पुल किया जा रहा है एफ फोर्स लगा के। एफ क्या है आपका? अप्लाइड फोर्स है। एफ इज ए अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अच्छा, टॉपिक आई थिंक सी तक वहां तक ले लिया था अपन ने, तो डी ले रहे हैं हम, यहाँ पर डी पॉइंट ले रहा हूँ। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज एट एन एंगल थीटा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब तो आता है आपको ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉडी है अपनी, एम मास की बॉडी है, अभी तो एम को थोड़ा सा हटा देते हैं। ए और ए से बी तक उसको डिस्प्लेस करा है अपन ने, ठीक है। ए पॉइंट से उसको डिस्प्लेस करा है बी पॉइंट तक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं, यहाँ पर वर्क डन बाय फोर्स एफ, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है कि वर्क डन बाय फोर्स एफ। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स एफएस इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे अपन, देखो फोर्स लिखेंगे सबसे पहले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अभी इससे पहले जो भी था अपन ने यही स्टडी करा, रिजॉइन कर लेना है ना, अभी तो टाइम है। खैर आज काफी सारे कुछ थ्योरी तो करेंगे ही सही अपन। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, थीटा एंगल पे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है आपकी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस तरह से कर दूं, और तो एक कंपोनेंट तो इसका इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट तो ये मिलेगा, और एक कंपोनेंट ये रहा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा बताओ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में cos theta, कितना आएगा? f cos theta, एफ कॉस थीटा, यह आएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाला आ जाएगा आपका एफ साइन sin थीटा। theta. कोई Sin दिक्कत ही theta. नहीं है आपको, है ना। अब बात, हमें तो वर्क डन चाहिए भाई, वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन जब आप निकालोगे तो वर्क डन आप देखोगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एस डिस्प्लेसमेंट, ये इस एफ फोर्स के किस कंपोनेंट के कारण हो रही है, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो एस डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये एफ फोर्स के किस कंपोनेंट के कारण हो रही है। तो किस कंपोनेंट के कारण हो रही है बोलो? Horizontal component. एफ cos एफ थीटा. कॉस थीटा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे ये चीजें आपको नोटिस करनी है। तो किस कंपोनेंट के कारण हो रही है? एफ कॉस थीटा के कारण, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा आ गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमने माना है एस है, तो मैंने एस लिख दिया। समझ में आ गया यहाँ तक की बात? अब मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ, एफ एस कॉस थीटा, तो क्या लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे लिख सकता हूँ Yes, मैं, sir. एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कहीं पर आपने पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा? कोई सा आपने वेक्टर वाला जो चैप्टर, अच्छा चिन्मय क्या हुआ, क्लास में हो ना? नो सर। हाँ हो सर, ना हूँ ना क्लास में? सर। मुझे ये बताओ कि यस सर, हूँ। कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट है जिसमें कि कॉस थीटा आता है, क्रॉस या डॉट में? बोलो। सर क्रॉस में आता है। क्रॉस में आता है। अच्छा, ए क्रॉस बी करूंगा तो कितना आएगा? साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा? ए क्रॉस बी करते तो क्या आता है? ए बी साइन थीटा एन कैप आता है ना, वेक्टर पढ़े। और ए डॉट बी करते हैं तो Yes. क्या आता है? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यस ये सर। होता है डॉट Yes, sir. प्रोडक्ट, ये होता Dot है में क्रॉस आता है. प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक्चुअली कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यस यहाँ पर सर। कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा मतलब ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट। Vector डॉट product. प्रोडक्ट है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वो क्या आएगा? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ध्यान से समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेक्टर मैंने आपको पढ़ा भी रखे हैं, धीरे धीरे अब जैसे हम वहाँ पर लाइव कर रहे हैं, वेक्टर का भी टाइम आएगा, वेक्टर भी उस पर कर देंगे। और वैसे लेक्चर सारे अवेलेबल ही हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख ही सकते हो, ठीक है। तो ये जो है एफ एस कॉस थीटा, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट किसका है? दो वेक्टर क्वांटिटी का। आप जानते हो कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि दो, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, और क्वांटिटी जो रिजल्टेंट है वो कैसी मिल रही है आपको? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एफ वेक्टर एस वेक्टर,
और दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट होकर आपको क्या मिल रही है कि स्केलर क्वांटिटी मिल रही है जो कि क्या है W। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक ये बताओ? समझ में आया नहीं आया? कुछ पूछना है? ये बोलो। से समझ आ सर, हाँ ये है। cos थीटा कहाँ गया सर? सर cos हाँ थीटा सर तो हट जाएगा मैं ना भी भाई। ए बी cos थीटा को क्या लिखते थे आप? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं लिखते थे क्या? ए बी cos लिखते थे थीटा सर। को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हो ना, तो एफ एस cos थीटा को क्या लिखोगे? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखोगे ना, ये सर। यस है सर। ना? ठीक है। जहां भी ऐसी चीजें आ जाती हैं, आप क्या है अपने पीछे के लेक्चर्स, और अब ऑनलाइन में तो ये भी फायदा है कि भाई वीडियो भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, तुरंत अभी ये क्लास खत्म होगी उसके बाद 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लेना चीज को जाके, है ना? तो सर यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया आप पे बताओ? सर आप कह रहे हो कि आ, वेक्टर आ मतलब गया सर। वर्क वर्क वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। हाँ ये स्केलर आ रहा है ना आपको, स्केलर क्वांटिटी है ना W यहाँ पर, ठीक है ना? सर तो नेगेटिव वर्क कैसे होता है? क्या बोल रहे हो? वर्क नेगेटिव आएगा वर्क यार, आप आगे का पूछ रहे हो, अभी धीरे धीरे उसी पे ही तो आ रहे हैं, अभी मैंने तो खत्म का करा। अभी आएंगे, आप जो मुझसे पूछ रहे हो वो सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे अपन, है ना? मुझे बताओ ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं आपको बताओ? आ गया ठीक है, सर। एंजल आ गया समझ में? Yes, चलो sir. बेटा ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसी का एक सब टॉपिक ले रहा हूँ, और सब टॉपिक में लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ वर्क। क्या लिख रहा हूँ? टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वर्क यस। में हम पहला जो टाइप लिख रहे हैं वो है जीरो वर्क। जीरो वर्क, या मैं कह सकता हूं इसको नो वर्क। जीरो तो मतलब यही हुआ कि भाई कुछ नहीं है, नो वर्क। अब जीरो वर्क या नो वर्क कब हो सकता है? क्योंकि भाई देखो फॉर्मूला जो है आपके पास वो है, आपके पास W इजिकल टू, अब मैं जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो अब ये W जीरो कैसे हो सकता है? W जीरो कैसे होता है? इफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो, इफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो देन वर्क डन इज जीरो। है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं है? Yes, sir. अरे भाई फोर्स ही नहीं लगाऊंगा किसी पे तो वर्क डन तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। ये तो बात ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं, डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रहा, ना रजिस्टिंग फोर्स है ना कोई सा फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात करें कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, फोर्स होगा तो sir. लग सर। रहा है। ठीक है, कोई एग्जांपल याद आ रहा हो आपको इससे रिलेटेड? कोई एग्जांपल याद आ रहा हो कि इफ अ मैन पुशिंग अ पुशिंग अ वॉल, वॉल। इफ अ मैन पुशिंग अ वॉल, डिटेल्ड तो थी बुक्स में बहुत दे रखी है, वहां से पढ़ लेना, अपन तो शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर कोई मैन है वो वॉल को पुश कर रहा है, तो वॉल को पुश कर रहा है तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही उसकी वॉल की, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो वर्क डन क्या हो जाएगा उसका? जीरो हो जीरो। जाएगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो नो तो फोर्स वर्क। और नो वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक और बात हो सकती है, तीसरी बात हो सकती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि भाई, तीसरी बात ये हो सकती है कि मान लो Sir, एक, acceleration zero. ना ना अपन अभी देखो अपनी जो है अपन इस पे कंसंट्रेट करेंगे बस अभी, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इस पे बात हो रही है। मान लो ये कोई कुली है, ये कुली है, ये प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, इधर से ये चला भाई, और एस डिस्टेंस ट्रेवल करके ये यहाँ तक आ गया, ये कुली यहाँ पर आ गया एस डिस्टेंस ट्रेवल करके। ठीक है, अब इसने अपने सर के ऊपर एक बक्सा उठा रखा था, और उस बक्से का जो मास था वो एम था। ये बक्सा उठा रखा था उसने, और इस बक्से का जो मास था वो एम है, एम मास का बक्सा है। ठीक है, अगर वो इस ए से लेके बी तक गया, मैं आपसे पूछूं कि भाई वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना होगा जीरो। इसका? सर जीरो होगा। जीरो होगा। और कोई बेटा कितना वर्क डन होगा? सर बोलो जीरो होगा ना सर, क्योंकि जो उसने कैसे होगा? उठा सर, बक्सा जो उठा रखा है वो सर उसने मैं यही बताऊं? थोड़ी ना करा है। हाँ बता दो, कोई भी बता दो। सर क्योंकि ये बक्सा उठा रखा है तो वर्टिकल है, पर ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, मतलब सीधे चल रहा है, और वो वर्क डन अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, हाँ तो तो आपको, डिस्प्लेसमेंट सीधी हुई। हाँ एक सेकेंड में और थोड़ा इसको अच्छा बताया था, आपने सही बताया। इसका जो वेट लगेगा वो वेट होगा नीचे की तरफ एम जी, होगा नहीं होगा? वेट होगा होगा सर। एम जी। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो वेट जो है वो एक तरह का फोर्स ही है, डिस्प्लेसमेंट इसकी हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है यहाँ पर?
कितना एंगल 90 बन रहा है डिग्री। ये? 90 90 डिग्री। डिग्री। ठीक है, तो अगर जो मेरा फॉर्मूला है उसमें मैं रखूं एफ एस कॉस थीटा, तो मैं लिख दूं इसको एफ एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, कौन बताएगा? कॉस zero। 90 सर मैं जीरो बताऊं, होता है। होता है। 1 होता है सर, 1। तो cos 90 कितना 1 जाएगा? जीरो। cos 90 जीरो होता है भाई, cos 0 1 होता है। और Yes वो sir। ट्रिग्नोमेट्री का तो कल लेक्चर भी चल रहा है, चलाया था उसमें हमने। अब ये तो याद रखो, ठीक है। यस तो इस केस में भी जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये Zero। 90 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस केस में वर्क डन जीरो हो सकता है। तो किस किस केस में वर्क डन जीरो हो सकता है? पहली बात तो फोर्स जीरो हो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। फिर या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो भी वर्क डन जीरो होगा। या फिर जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना हो? 90 डिग्री हो, तब भी जो वर्क डन है वो क्या होगा आपका? जीरो होगा। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? ठीक है। Yes अब हम sir। आपको एक और एग्जांपल ये बताते सर। हैं, सेकंड एग्जांपल बताते हैं जिसका आंसर आपको करना है कि भाई सेकंड पे आ गए। टाइटल नहीं लिख रहा हूँ, टाइटल आप बताओगे इसका, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ विजिबल है आपको। एक फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर जो है फ्रिक्शनल फ्लोर है। कैसा फ्लोर है? फ्रिक्शनल, यानी इस फ्लोर पे फ्रिक्शन है। एक बंदे ने इसको लिया, ठीक है, और इस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया इस ए पॉइंट से लेके। एक मिनट में फिनिश कर लूं हर्षित, बस ये होने वाला है ये करके, फिर मैं आप ही को दे दूंगा, आप पूछते रहना, ठीक है ना। और जो क्लिक लेनी हो क्लिक ले लेना ना। नहीं सर, देखो इस क्वेश्चन वापस का पूछना है सर, इसमें ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन? ये ब्लॉक? मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा आपने, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं अरे हाँ, ए से ब्लॉक भी का? एस है ना, तो डायग्राम तो कोरस्पॉन्डिंग बनते जा रहे हैं ना, इसी के ऐसे पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, तो वर्क डन बाय वेट डब्ल्यू, तो ये तो हो गया, जीरो जूल हो गया, ठीक है, सही है। अब मैं कहूँ कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स FS। एफ, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एफ, वो कितना होगा बोलो? यहाँ पर कितना आएगा? एफ एफ एस एफ एस और इनके बीच का एंगल कितना है? कॉस थीटा थीटा कॉस कितना होगा? अगर मैं 90 एफ कॉस को 90 लूंगा, कॉस सर 90 एफ और 90 ना है। एफ और एस के बीच का कितना एंगल हो रहा है? 90 90 कैसे है भाई यार? 90 0 तो डिग्री है सर। 90 तो इन दोनों के बीच का एंगल था 90 डिग्री। तो इसके और इसके बीच का एंगल 90 होगा क्या? एफ और सर एस के 0 बीच का डिग्री है। 0 0 डिग्री डिग्री। होगा 0 ना, डिग्री सेम डायरेक्शन में है। यस कितना होगा? 0। और cos 0 कितना आता है? 1, तो ये आ जाएगा 1। एफ एस। ठीक है, ये Yes क्या sir। आएगा? एफ एस आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो चीजें जहां जहां अटक रहे हो ना, अभी क्लास खत्म होते ही फटाफट सब चीजें देख लेना। वेक्टर देखना हो तो वेक्टर देखना, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज देखनी है तो वो भी अभी जाके लर्न कर लेना। वेट मत करना, क्योंकि पूरे चैप्टर में ऐसे ही चलता रहेगा नहीं तो। यस सर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बताओ कितना वर्क डन आएगा, बोलो। 0 सर, 0। Sir 0 minus सर FS। हाँ, तो एफ कौन सा आएगा इसमें? कैपिटल एफ आएगा, Sir small। स्मॉल एफ आएगा। स्मॉल एफ एस एफ एस कॉस। अच्छा, अब स्मॉल एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? स्मॉल एफ तो इधर लग रहा 0 डिग्री 0 डिग्री है। अरे भाई ये देखो, Zero स्मॉल एफ तो yes। इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपकी इस तरफ हो रही है, तो कितने डिग्री माइनस 180। 180 डिग्री बनेगा ना भाई। ठीक है, यस सर मैंने आपको पहले भी बोला था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी कि 0 90 180 तो याद कर ही लेना, बार बार आएंगे। तो cos 180 होता है -1, तो ये आएगा माइनस के एफ एस। कितना Yes आ sir। जाएगा? माइनस के एफ एस। स्मॉल एफ है, ध्यान रखना, स्मॉल एफ। तो ये जूल, जूल लिखा हुआ है, जे मतलब जूल है ना बेटा, कंफ्यूज मत होना, जे मतलब जूल, यूनिट लिखी हुई है इसकी। ठीक है, सर एस कहाँ से आया सर? इस फोर्स की वजह से एस तो नहीं हुआ सर। अरे क्यों नहीं होगा भाई? अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे, इसको इधर डिस्प्लेस करोगे, तो किस फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेस कर रहे हो आप? Friction वर्क force। फ्रिक्शन के अगेंस्ट कर रहे हो ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही, यानी वो तो आएगा ही ना। फ्रिक्शन की वजह से अगर वर्क डन निकालना है, फ्रिक्शन को ओवरकम, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा? तो आपको कितना करना पड़ा, इसलिए आया। ठीक है, तो मैंने पहला लिखा था 0 वर्क और नो वर्क, सेकंड वाला लिख देता हूं मैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है, सेकंड वाला क्या लिख देता हूँ? पॉजिटिव वर्क। थोड़ा सा मेसी हो गया, पर आई थिंक आप समझ सर ये में तो आ गया। नेगेटिव है ना और फ्रिक्शन लास्ट वाला। वाला कोई सा भी एग्जांपल ले लो आप, मैंने सारे एग्जांपल सर इसी में फ्रिक्शन कर दिए, वाले में तो तीनों नेगेटिव इसी लिखा में है बता आपने। दिए मैंने, इसलिए। और लास्ट वाला क्या आता है? नेगेटिव वर्क।
लास्ट वाला तीसरा क्या है, नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो इसमें तो ये आ गया। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री। ध्यान रखना, थोड़ा आपको थोड़ा मेसी सा हो गया, पर आई थिंक समझ जाओगे आप। कोई दिक्कत हो बता देना। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। थीटा 0 कब होगा, जब फोर्स, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो इसकी वजह से तो आपका वर्क कैसा आया है, पॉजिटिव वर्क आया है। इसकी वजह से आपका वर्क क्या आया है, 0 आया है। और इसकी वजह से आपका वर्क क्या आया, नेगेटिव वर्क आया है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क जब आया है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। नेगेटिव वर्क जब आया है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 180. 180 डिग्री। आपसे पूछे कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, तो मैक्सिमम वर्क कौन से केस में हो रहा है, 0 में हो रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है कि नेगेटिव में हो रहा है। मैक्सिमम पॉजिटिव में। अगर आप Positive. देखें, ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, एफएस। ठीक है, तो ये पूरा है Yes, टाइप्स sir. ऑफ वर्क डन। अब इनके बेसिस पर आप काफी सारे जो एग्जांपल्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जो ये मैंने आज चालू करा है टॉपिक, ये जो अभी आपको मैंने स्टडी कराया है, इसका जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करके फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी साथ साथ इस बार अपन साथ साथ टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी देख लो Yes, इसको sir. पूरा अच्छे से देख लो, है ना। फिर वन बाय देख वन लिया। मैं थोड़ा कुछ बताता हूँ आपको, इसमें कोई दिक्कत हो कुछ भी। और यहाँ क्या है कि कोई भी टॉपिक No ऐसा doubt, अपना, sir. कोई भी अपना ऐसा पुराना टॉपिक है ना, जिसमें जैसे अब ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आ गया, तो ये तो अच्छी बात है कि अपन को पढ़ने का मौका मिल गया, है कि नहीं। तो आप उसको स्टडी कर सकते हो ना, जीरो। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स की बात, एग्जाम्पल तो क्या है मैंने आपको बता ही दिए, है ना। फिर भी जैसे आपने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल अभी पूछा था मुझसे, उसकी बात कर लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरह से। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और मान लो ये बॉडी किसी टाइम पर इस पी पॉइंट पर है, ये ओ इसका सेंटर हो गया। ठीक है, और इस तरह से ये सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है इसका। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये पी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो कौन बताएगा। पी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो सर्कुलर मोशन जब स्टडी टेंजेंटली। किया, सर्कुलर मोशन जब स्टडी किया जाता है तो दो ही डायरेक्शन होती है। एक होती है रेडियल डायरेक्शन जो कि रेडियस के साथ होती है, और एक दूसरी होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन। Tangential. Yes, टेंजेंशियल sir. डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होती है, जो रेडियल के 90 डिग्री पर है। रेडियल के 90 डिग्री पर जो होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो आएगी वो कैसे आएगी, इनर्शिया वाले में मैंने आपको ये चीज समझाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो वेलोसिटी इस तरह से आएगी, ये आ गया वी वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी कहाँ आएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगी, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये एस मैंने ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ये आ गया एस। ठीक है, अब जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर एक फोर्स लगता है हमेशा, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, कौन बताएगा भाई। बॉडी अगर सर्कुलर, नॉर्मल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, Centrifugal. हाँ सर. सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगता है, रेडियल डायरेक्शन ये में सेंटर की तरफ, इसीलिए उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट, हाउ मच इज अ वर्क डन when a particle is doing uniform circular motion, कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, कितना होगा वर्क डन, बता दो। mv²/r। सर आपने कल कुछ ये तो ऐसे ही फोर्स का बताया था। फॉर्मूला है यार, mv²/r तो Sir, फोर्स का फॉर्मूला है। FS. हाँ, Sir, FS. एफएस होगा बेटा। देखो हमने ये अभी, देखो मैंने इरेज भी नहीं करा, बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसे पता लगाओगे, Sir, फॉर्मूला क्या 0 आता है है, sir. Sir, जीरो 0. होगा, तो ऐसे बोलो सर ना। 90 डिग्री। देखो ना, ये इनके बीच का एंगल कितना है, 90 degree. 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 अपन को degree. सोचना तो है, पर सोचना भी लॉजिकल है, जो आपको मैं सिखा रहा हूँ जिस तरह से वैसे ही आपको सोचना है। आपको देखना है कि फोर्स कहाँ है, आपको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई एफ एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है।
तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, है ना, उन एग्जांपल्स के अब आपको आंसर करने हैं, और ये सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी बेसिस पे आंसर करने हैं आपको, है ना। तो थोड़ा सा वेट करो, मैं सर्च कर लूं कहाँ पर है, क्योंकि सर मैं कल आपने दो फॉर्मूलाज बताए थे, एक तो हाफ mv² और mv²/r। तो ये एनर्जी के फॉर्मूला है, फोर्स के फॉर्मूला है या वर्क के? हाफ mv² तो मैंने बताया नहीं, मैंने आपको काइनेटिक तो ये एनर्जी। तो काइनेटिक मैंने आपको एनर्जी का है। नहीं, हाफ यस mv सर, स्क्वायर हाफ तो एम। मैंने हाफ देखो कल जो किया था, हाफ mv² तो मैंने बताया ही नहीं। एक तो mv²/r बताया था जब टर्न ले रही है वो। तो ये सेंटीपिटल ये फोर्स का किस चीज? ये सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, जब वो टर्न टर्न वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना आप। ये सर कल हाँ, आपने तो उसमें एक तो करवाया मैंने था। mv²/r बताया था। तो mv²/r जो है वो तो किसका फॉर्मूला होता है, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और सर तो एक इसमें लग और, जाएगा ना वो सर्कल में? पर किस पर्पस के लिए लगाना है आपको, ये तो 0 आ रहा है ना। सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला तो होता ही है mv²/r, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और अभी तक उनको वर्क डन चाहिए ना, वर्क डन तो 0 आ रहा है। यस यस। सर। अभी अपना कोई पर्पस, एक सेकंड है ना, मैं सर्च कर लूँ। एक्चुअली मैंने इसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया था, जब तक आप समझ लो चीजों को। चलो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये एग्जांपल है कि अ मैन पुशिंग अ वॉल। आपको बताना है कि वर्क डन प्लस है माइनस है 0 है। चलो बोलो, अ मैन पुशिंग 0 अ है। वॉल, 0। वर्क डन 0 क्या है। आएगा, 0 0। आएगा। एक्सप्लेनेशन आपको सीखने हैं, एक्सप्लेनेशन लिखने आएगा तो ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे है अ कुली विद अ लगेज ऑन हिज हेड तो इसका मूविंग एक्सप्लेनेशन ऑन। बता दो एक बार इंग्लिश में। अरे 0। इसका तो बहुत सिंपल है कि अ मैन इज पुशिंग अ वॉल सो देयर इज नो सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, इसमें क्या है, बस इससे से लिख देना। चलो एक सेकंड, आपको सेकंड है आपका कि अ बॉय, अब अ बॉडी अटैच्ड, अ बॉडी अटैच्ड टू स्ट्रिंग। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ हो जाएगा, नेटवर्क की वजह से हो रहा। अ बॉडी अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग revolves in a horizontal circle, revolves in सर पॉजिटिव। horizontal। एक सेकंड 0। एक सेकंड, अरे यार एक सेकंड। आपको पता है मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, ये आपके 9th के एनसीईआरटी में भी है, सिलेबस में भी है, तो ये आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। 0 है तो सर। सर ठीक 0। है, तो इस केस में कितना वर्क डन होगा बोलो, वर्क डन कितना होगा। 0। 0। आपको आई गया, डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डी पॉइंट की। अ कुली विद अ लगेज ऑन हिज हेड, अ कुली विद सर 0। 0। लगेज। 0। देखा, आपको मैंने इतना सा अभी पढ़ाया बस, और आप कितने सारे आंसर बताते जाते। इससे पहले तो नहीं स्टडी किया हुआ था ना, ठीक है। नो नहीं सर। सर, तो नो नहीं सर। किया हुआ। तो ये वर्क डन आपका इधर से आ जाएगा 0, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं अपन। इफ अ बॉय ट्राइज टू पुश अ, ठीक है, अ बॉय ट्राई टू पुश हैवी कार, इसका क्या आंसर होगा सर 0। बोलो भाई, सर अब इस जल्दी पे ना जल्दी। दो उस पर डिपेंड है सर। सर दो उस पर डिपेंड। क्या, सर मेरे हिसाब से सर दो उस पर डिपेंड है सर सर। वो वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है? अरे ब्रेक भाई, लगा सर वो होगा आ तो बॉय, डिस्प्लेसमेंट नहीं चल होगा, आ बॉय जीरो। जाएगी ट्राई टू, कार। देखो एक तो पहला जीरो। बॉय लिखा हुआ है, कोई मैन वैन होता तो फिर भी वो कार को शायद चला चलू देता। बॉय तो क्या और पे सर हैवी सरकाएगा, लिखा हुआ है। हैवी भी लिखा हुआ है, ये भी देखो। तो वर्क डन कितना आ जाएगा 0, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0। क्या है, सर 0 0 है है। सर। 0। अधिकतर इसने तो सारे ही वो दे रखे हैं, ठीक है। आगे अपन करते हैं। व्हेन व्हेन अ ब्रेक अप्लाइड ऑन कार, इसका क्या होगा भाई। व्हेन अ ब्रेक अप्लाइड ऑन कार, 0। इसका आंसर क्या होगा।
सर जीरो नहीं होगा सर। सोच समझ के बताओ जीरो यार। नहीं होगा Positive। सर। तब इसका नेगेटिव वर्ड नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव माइनस होगा। एफ ये एस आएगा आंसर नेगेटिव आएगा। माइनस एफ एस। ठीक है। यस अब सर। अब देखो इसमें Yes, sir. इम्पोर्टेंट क्या है, वर्क को जज करने के लिए अपनी सोच को बहुत सीमित रख लो। वर्क को जज करने के लिए आपको फोर्स को देखना और डिस्प्लेसमेंट को देखना। आप एक तरह से देखो कि अगर ब्रेक लग रहे हैं तो ब्रेक लगेंगे तो फोर्स कौन सा होगा, ब्रेकिंग फोर्स होगा। ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वैसे भी नेगेटिव आएगा। और ऐसे भी देखा जाए अगर कार को ब्रेक लगाया गया तो ब्रेकिंग फोर्स जो लगेगा वो मोशन के अपोजिट लगेगा, तो उनके बीच का एंगल कितना जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री मतलब क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया Yes, है sir. ना। एक और बताता हूँ, कुछ इसकी पिक विक लेनी है तो ले लो, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा बस यहाँ से, थोड़ा सर सा इरेज नीचे का करूंगा। इरेज कर। एक मिनट सर, ये सर वाला एक कर मिनट दूं, पिक ले लें। ये वाला, हाँ बस होने वाला सर है। ये तो ले लिया आपने। तो इसको कर दूं, इस वाले को इरेज, सर ले लिया सर, आप वाला पूरा ही कर दो सर। नहीं पूरा तो नहीं, ताकि आपको ये इसलिए लिख रखे हैं बोर्ड पे कि आप इससे रेफर कर सको। चलो एक लास्ट एग्जांपल और है इसका, जी। व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, स्प्रिंग को कंप्रेस्ड किया है अपन ने, ठीक है। तो कैसे क्या है कि भाई ये स्प्रिंग इस तरीके से थी, इस तरीके की स्प्रिंग थी, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके इसको ऐसा कर दिया। पहले ये यहाँ तक थी, पहले ये यहाँ तक थी, नेगेटिव सर। यहाँ से इधर तक इसको कंप्रेस कर दिया मैंने। तो अब तो इसको सर नेगेटिव कंप्रेस होगा ना। करने में नेगेटिव माइनस इसको एफ एस। वर्क डन क्या होगा, Negative. बोलो, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। नेगेटिव। अब मुझे आप में से कौन बच्चा बता सकता है कि ये नेगेटिव वर्क डन किस फोर्स की वजह से, क्योंकि एक फोर्स तो वो होगा जो मैं इस टेंशन। पर लगाऊंगा, सर एक फोर्स तो वो होगा जो मैं इस पे लगाऊंगा ना, तभी तो इसको कंप्रेस कर सकता हूँ। तो वो फोर्स तो मेरा हो गया अप्लाइड फोर्स, वो फोर्स तो मेरा क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया। तो फोर्स Yes, sir. अप्लाई करके मैंने इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दी इस तरफ। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये जो अप्लाइड फोर्स है अप्लाइड इसकी फोर्स से वजह से निकाले तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव Positive आएगा ना सर। नेगेटिव आएगा। अरे क्यों सर आएगा भाई नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आएगा अप्लाइड जिधर फोर्स आप लगाएंगे तो। जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उसी तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नेगेटिव कैसे आएगा। पॉजिटिव आएगा ना सर। Yes, sir, आपने positive आपने आएगा। सारे आंसर करे, फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको जज करना है फोर्स से। डिस्प्लेसमेंट तो चलो ठीक है, बट फोर्स से भी, फोर्स किस फोर्स की बात कर रहे हो आप। इस केस में ये अप्लाइड फोर्स है, और अप्लाइड फोर्स के साथ साथ ही आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल जीरो हो गया, और एंगल जीरो हो गया तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं स्प्रिंग फोर्स की, किसकी बात करूं, स्प्रिंग फोर्स की, जिसको मैं लिख देता हूं एफ एस। सर क्योंकि सर स्प्रिंग फोर्स, इसकी जो स्प्रिंग होती है, हाँ तो सर ऊपर आप मतलब खुद उसके अंदर आप टेंशन। खुद करके देख लो कि एक स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो स्प्रिंग आपको पुश करेगी कि नहीं करेगी, बोलो। सर करेगी ना, सर तो रिएक्शन करेगी, को एक्शन करेगी ना। रिएक्शन। तो हाँ, स्प्रिंग नहीं, एक्शन रिएक्शन वो भी है, बट वो किसकी वजह से हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। आप जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो यानी आप जो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है वो आपके फोर्स के अपोजिट लग रहा है या आपके उसके साथ लग रहा है, बोलो। आपके Opposite अपोजिट लग लग रहा रहा है। है ना। अपोजिट। तो स्प्रिंग फोर्स तो कैसा लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स तो यहाँ पर लग रहा है डाउनवर्ड, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है, अपवर्ड्स। अपवर्ड। तो इन दोनों के बीच का कितना एंगल हो गया, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो फोर्स वर्क 180 डन डिग्री। कितना आएगा आपका, सर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ सर पर ये इसमें अपन ध्यान रखना, कंसीडर किस फोर्स को करेंगे, अप्लाइड फोर्स को। नहीं क्लियरली लिखा, लिखना पड़ेगा आपको, क्लियरली लिखना पड़ेगा कि वर्क डन बाय अ अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन बाय अ अप्लाइड फोर्स तो पॉजिटिव आ ही रहा है। और फिर लिखोगे आप भाई वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स को क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है क्या, नहीं है, समझे नहीं सर, बात तो क्या। इसमें दो वर्क डन आएंगे। नहीं वो तो देखने का तरीका है, समझने का तरीका है। जब आप डेरिवेशन करते हो तो डेरिवेशन में तो कोई सा भी एक ले लो, क्योंकि बात तो सिर्फ प्लस माइनस की है ना, प्लस माइनस ही है, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही आ रहे, मैग्नीट्यूड्स तो सेम ही है कि नहीं है। ठीक है, तो बात समझने की, जब आप डेरिवेशन करोगे तो ये सर। जैसे आप जब भी डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन के यस केस सर। में जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग कोर्स अपन कंसिडर कर लेंगे और उसकी वजह से वर्क डन निकाल लेंगे। तो अभी समझाने का ये यस सर।
समझाने का पर्पस ये था, ये जो सब चीजें मैंने आपको बताई। जैसे कूली की बात कर लें, कूली की बात करें तो कूली के केस में आप वर्क डन 0 तो लिख रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना कि भाई आपने फोर्स कौन सा ले रखा है उसके अंदर, तो फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg है कि नहीं। तभी तो अगर यही यही कूली अगर ऐसा करता, अगर यही कूली ऐसा करता कि एक बक्सा यहाँ रखा हुआ था और इस बक्से को उठा के कूली ने ऊपर गाड़ी की सीट पर चढ़ा के रख दिया, यहाँ पर ट्रेन की सीट थी वहां पे लाके इस बक्से को रख दिया, उठा के यहाँ रख दिया, तो अब मैं आपसे पूछूं कि कितना वर्क डन हुआ, तो कौन बताएगा भाई इसका आंसर। सर FH। सर FH। FH हुआ। अच्छा तो ये बताओ जरा कि कूली ने जब सर इसको नहीं उठाया सर, होगा, नेगेटिव। सर तो अच्छा अब ये ध्यान नेगेटिव रखना, हुआ ना सर। मैं यहाँ जब अपन बात करते हैं तो मिनिमम वर्क डन की बात की जाती है, मिनिमम वर्क डन। मुझे बताओ कि कितना मिनिमम फोर्स उसको लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। इसको वेट अगर इसका मास m है तो इसको उठाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगाना mg। पड़ेगा, mg लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, कितना लगाना पड़ेगा mg। अब वो इसको उठा के यहाँ तक ले आया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता। तो W इज इक्वल टू यस फोर्स सर। कितना है आपका mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी h, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा mg h, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो। यस क्यों भाई एंजल चिन्मय, समझ में आ रही नहीं आ रही बात, यस सर, आ गया सर। ठीक है सर। ना। तो आपको क्या करना है कि आप जो प्रैक्टिकली फील करते हो वो बात तो ठीक है, वो बिल्कुल सही है, दिमाग अपना उसी तरीके से सोचना चालू करता है, बट जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेस दिए हुए हैं उन पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो किस तरह से बने हुए हैं, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स वो कंसीडर कर रहा है ना। तो मैंने कोशिश करी है आपको सारा फंडामेंटल बताने की, थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन भी कर लेंगे कल की क्लास में, है ना। बाकी ये है सारा, और कुछ हो तो बताओ, सर टाइम है, हाँ बोलो। सर पहले तो वो गोली सिर पे मतलब बॉक्स रख के चल रहा था तो वर्क डन 0 था। अगर वो बॉक्स हाथ में लेके चलता तो बॉक्स हाथ तो में भी लेके 0 चलता तो भी कितना लिफ्ट कर लेता, यहाँ से मान लो बॉक्स लिफ्ट करके वो यहाँ ले आता, तो इस एच हाइट तक का नहीं रहता सर। उसका, और फिर वो वॉक कर उठा के चल लेता इधर की तरफ। तो ये एच तो इतनी एनर्जी, इतना तो फिर भी आप तो वर्क डन होगा सर। हाँ इस केस में तो होगा ही ना वर्क। बात वो वहां पर बात ये हो रही थी कि इस केस में इस एच हाइट उठाने में जरूर वर्क डन होगा उसका यहाँ से यहाँ तक, पर अगर आप बात करो तो कंटिन्यूसली mg नीचे लग रहा होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो ये वर्क डन इस केस में 90 जीरो, डिग्री ये 0। जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा। पर अगर वो उठा रहा है यहाँ से यहाँ तक, उठा रहा है इधर से इधर तक, तो जो है उसका वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा, ठीक है। तो ये बट एटलीस्ट इसके नोट्स बनाना चालू कर दो। फिर बता देता हूँ, 9th के सिलेबस में है ये, जो भी आपने आज पढ़ा है ये 9th के यस सर। सिलेबस में भी है। इसका मतलब आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है 9th का, उसके अंदर ये चैप्टर पढ़ना है अपन को, ठीक है कि नहीं है। यस सर। तो इसके नोट्स अपने बना लेना, तो आपका क्लास का भी काम हो जाएगा, स्कूल का भी काम, यस सर। है ना, यस। ठीक है। चलो भाई, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, कल मिलते हैं, फिर कल करते हैं। थैंक यू और सर। पढ़ के थैंक यू आना सर। चिन्मय, कल मत बोल देना कोस 91 होता है और फिर वो होता है, हाँ सर, दिन सर हो गए आज नहीं, यार, कल अभी नहीं तो बोले। 090 याद नहीं हो रहा है। फटाफट याद करो भाई, उसको रटो, कुछ भी करो, याद यस सर, करो, यस ठीक है ना। श्योर सर। हाँ ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।